नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको ले चलेंगे हंसी, सस्पेंस और पागलपन की एक ऐसी दुनिया में जिसका नाम है हाउसफुल 5। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी की एक ऐसी शानदार पेशकश है जो आपको शुरू से अंत तक अपनी सीट से बांधे रखेगी। 6 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म कॉमेडी और थ्रिल का एक ऐसा जबरदस्त कॉकटेल है जहां हर पल एक नया ट्विस्ट और हर सीन में हंसी का ओवरडोज है। तो पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए और दिमाग के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं साल की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर एंटरटेनर की कहानी, जहां हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, पर किस्मत ने कुछ और ही प्लान बना रखा है। कहानी की शुरुआत होती है समंदर की लहरों पर तैरते एक आलीशान और भव्य क्रूज शिप से। यह शिप किसी तैरते हुए 7 सितारा होटल से कम नहीं है। मौका है लंदन के भारतीय मूल के अरबपति रंजीत डोबरियाल के 100वें जन्मदिन के जश्न का। पार्टी में दुनिया भर से आए नामी गिरामी मेहमान, जगमगाती लाइट्स और महंगे शैंपेन के फव्वारे माहौल को और भी शानदार बना रहे हैं। रंजीत डोबरियाल व्हील चेयर पर बैठे अपनी जिंदगी का शतक पूरा होने की खुशी में मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही वो केक काटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन अगले ही पल उनकी मुस्कान एक झटके में गायब हो जाती है। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो अपनी कुर्सी से लुढ़क जाते हैं। हार्ट अटैक! पार्टी का जश्न 1 सेकंड में मातम के सन्नाटे में बदल जाता है। अभी लोग इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि स्टेज पर एंट्री होती है लुसिया की, जो रंजीत डोबरियाल की शातिर और खूबसूरत वकील है। वो माइक संभालती है और घोषणा करती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया शांत हो जाइए। रंजीत सर को शायद इस पल का अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने मरने से पहले अपनी वसीयत एक हाईटेक होलोग्राम के रूप में तैयार कर रखी है। लुसिया एक टैबलेट पर बटन दबाती है और हॉल के बीचों बीच हवा में रंजीत डोबरियाल का एक 3D होलोग्राम प्रकट होता है। होलोग्राम में रंजीत अपने सौतेले बेटे देव, जो उनकी दूसरी पत्नी का बेटा है, से कहते हैं, देव, मेरी 69 बिलियन पाउंड की सारी संपत्ति का एकमात्र वारिस मेरा पहला बेटा जोली है। वो मेरी पहली पत्नी का बेटा है, जिसे मैंने सालों पहले एक मेले में खो दिया था। मुझे यकीन है वो जिंदा है और यहीं कहीं है। देव, मेरे झोली को ढूंढो और उसे उसका हक दिलाओ। इतना कहते ही होलोग्राम गायब हो जाता है। पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। झोली? ये कौन है और इतने सालों बाद उसे कैसे पहचाना जाएगा? लुसिया आगे बढ़कर बताती है कि रंजीत सर ने झोली को पहचानने के 3 पक्के सुराग छोड़े हैं। उसकी पत्नी एक विदेशी फॉरेनर है, उसके बट पर जलने का एक निशान, बर्न मार्क है, और वो लेफ्ट हैंडेड है, यानी अपने सारे काम बाएं हाथ से करता है। अब यहीं से शुरू होता है असली हाउसफुल का तमाशा। जैसे ही संपत्ति और वारिस की बात सामने आती है, अचानक भीड़ से निकलकर एक शख्स ड्रामाई अंदाज में सामने आता है। ये है जलाबुद्दीन, हमारे चहेते रितेश देशमुख। वो चिल्लाता है, मैं हूं रंजीत डोबरियाल का खोया हुआ बेटा झोली। सबूत के तौर पर वो सबके सामने अपना बर्न मार्क दिखाने के लिए पैंट उतारने की अजीबोगरीब कोशिश करता है। लोग उस पर यकीन करने ही वाले होते हैं कि एक और दमदार आवाज गूंजती है। एंट्री होती है जलाभूषण अभिषेक बच्चन की। वो चिल्लाता है, ए डुप्लीकेट, साइड हट, असली खानदानी वारिस, असली झोली तो मैं हूं। और वो भी अपना बर्न मार्क दिखाने लगता है। अब माहौल में कंफ्यूजन का मीटर हाई हो जाता है। एक ही झोली के 2 दावेदार, दोनों के पास बर्न मार्क। लेकिन रुकिए, असली खिलाड़ी की एंट्री तो अभी बाकी थी। अब होती है ग्रैंड एंट्री हमारे एक्शन किंग जूलियस अक्षय कुमार की। वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में कहता है, ओ ये छोटे मोटे झोली, बच्चों का खेल खत्म, द रियल झोली इज हियर। और वो भी बर्थडे स्वैग के साथ अपना बर्न मार्क दिखाता है। अब शिप पर मौजूद हर इंसान का दिमाग चकरा जाता है। एक संपत्ति, एक वारिस और 3 दावेदार।
तीनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी जूलियस अक्षय कुमार बाकी दोनों से कहता है, लगता है रंजीत साहब ने बट पर निशान नहीं, पूरी बर्न यूनिट खोली थी। इस महा कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए देव फैसला करता है कि तीनों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। जो असली होगा, सच सामने आ जाएगा। तीनों के ब्लड सैंपल ले लिए जाते हैं, लेकिन उसी रात एक नकाबपोश कातिल डॉक्टर के लैब में घुसता है, बेरहमी से डॉक्टर की हत्या करता है और डीएनए सैंपल्स को बर्बाद कर देता है। रात का नशा, पत्नियों की अदला बदली और एक तोते की कुर्बानी। अगली सुबह कहानी में कॉमेडी का ऐसा टडैका लगता है कि आप हंसते हंसते लौटपोट हो जाएंगे। जूलियस अक्षय जब अपने कमरे में सोकर उठता है तो देखता है कि उसके बिस्तर पर उसकी पत्नी कांची नहीं, बल्कि जलाभूषण अभिषेक की पत्नी शशिकला लेटी है। दोनों की चीख निकल जाती है। वो घबराकर भागते हुए जलाभूषण के कमरे में जाते हैं तो वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला होता है। जलाभूषण जलाबुद्दीन रितेश की पत्नी सारा के साथ सोया हुआ है। अब ये चारों मिलकर जलाबुद्दीन के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर जलाबुद्दीन तो पास्ता चंकी पांडे को लडज समझकर उसके साथ लिपटा हुआ है। सबके होश उड़े हुए थे। तभी पास्ता अपनी आइकॉनिक हंसी मैं जोकिंग के साथ बताता है कि उसने रात में सबकी ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी थी। इसी अफरा तफरी में सबको याद आता है कि जूलियस की पत्नी कांची तो कहीं दिख ही नहीं रही। सब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी सीन किचन में शिफ्ट होता है, जहां पास्ता का पालतू तोता विंस्टन मरापड्ढा मिलता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां पास्ता और बटुक पटेल जॉनी लीवर की लड़ाई हो रही होती है। तभी तोते की नजर जूलियस पर पड़ती है, जिसे वो अपनी मां का हत्यारा समझता है, एक पुरानी मजेदार कहानी के चलते। तोता बदला लेने के लिए जूलियस पर हमला कर देता है। जूलियस उसे बचाने की कोशिश में हाथ में मौजूद वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देता है और तोता गलती से अंदर खिंच जाता है। पास्ता इस हत्या का जिम्मेदार बटुक को ठहराता है। तभी जलाभूषण को याद आता है कि रात गुस्से गुस्से में उसने बटुक को बड्ढे वाले डीप फ्रीजर में बंद कर दिया था। सब भागकर फ्रीजर खोलते हैं तो बटुक पटेल बर्फ की कुल्फी बना हुआ मिलता है। उधर कांची शिप के वेंटिलेशन डक्ट में फंसी हुई मिलती है। जूलियस उसे निकालकर जैसे ही हॉल में आता है, देखता है कि सब डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। देव गुस्से में डॉक्टर को फोन मिलाता है तो फोन की घंटी जलाबुद्दीन की जेब से बजती है। जलाबुद्दीन घबराकर जैसे ही फोन निकालता है, फोन के साथ डॉक्टर की कटी हुई उंगली भी जमीन पर आ गिरती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, छत का कांच टूटता है और डॉक्टर की लाश धड़-धाम से नीचे गिरती है। देव का शक इन तीनों पर पक्का हो जाता है और वो तीनों को शिप की जेल में बंद करवा देता है। अब कहानी में एंट्री होती है मुंबई के 2 ढाकदी डीएच लेकिन सस्पेंडेड पुलिस वालों की, बेडू संजय दत्त और बाबा जैकी श्रॉफ। उन्हें एक बच्चे को बचाने के चक्कर में नौकरी से निकाल दिया गया था। बाबा की एक्स वाइफ माया, जो शिप पर ही मौजूद है, उसे फोन करके शिप पर हुए मर्डर के बारे में बताती है। बिडू को इसमें सुनहरा मौका नजर आता है। वो बाबा से कहता है, अगर हमने ये केस सॉल्व कर दिया तो हमारी वर्दी वापस मिल सकती है। और दोनों जासूस बनकर शिप पर पहुंच जाते हैं। जेल में बंद तीनों नकली झोली बटुक पटेल के पहरेदारी में सो जाने का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। वो एक प्लान बनाते हैं, लड्ढे के रंजीत की लाश को ठिकाने लगाएंगे और लड्ढेकियां लैब से ब्लड सैंपल मिटा देंगे। लड्ढेकियां लैब पहुंचकर ब्लड सैंपल तो नष्ट कर देती हैं, लेकिन साथ ही एक नकाबपोश को लड़कों के खिलाफ झूठे सबूत रखते हुए वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती हैं। उधर लड़े के लाश को कालीन में लपेट कर ले जा रहे होते हैं, लेकिन गलती से रंजीत की लाश की जगह उस लैब वाले नकाबपोश की लाश उठा लेते हैं, जिसे कोई और मार चुका होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचते हैं, बिडू और बाबा के सामने रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। अब उन पर 2-2 कत्ल का इल्जाम लग जाता है। पूछताछ के बाद
बिडू और बाबा को लगता है कि ये तीनों बेवकूफ़ हैं, कातिल नहीं। वो अपनी जांच में देव को असली कातिल मानकर पकड़ डीडीएच लेते हैं। लेकिन जूलियस को देव पर यकीन होता है और वो खुद सच्चाई की तलाश में निकल पर डीडीएचता है। उसे एक हीरे का टुकड़ा मिलता है जो उसे शिप के कैप्टन तक ले जाता है। जैसे ही बिडू और बाबा कैप्टन को पकड़ बेचने जाते हैं, लाइट बंद हो जाती है। जब लाइट वापस आती है तो कैप्टन मर चुका होता है और खूनी चाकू बिडू बाबा के हाथ में होता है। अब होती है असली बॉस की एंट्री। दगड़ू दादा नाना पाटेकर, जो बिडू और बाबा के सीनियर ऑफिसर हैं, वो अपने खास अंदाज में दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। दगड़ू दादा सबकी तरफ देखकर अपने स्टाइल में कहता है, यहाँ शरीफ कोई नहीं, बस किसी की शराफत अभी तक पकड़ी नहीं गई। दगड़ू बताता है कि कैप्टन ने असली कातिल को देख लिया था, इसलिए उसे मार दिया गया। फिर वो रंजीत की लाश लाता है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है। बॉक्स खुलता है तो पता चलता है कि रंजीत ने अपनी सारी संपत्ति सबके नाम बराबर बराबर कर दी है। साथ ही दगड़ू सबके पुराने गुनाहों का कच्चा चिट्ठा भी खोल देता है। अब सब बुरी तरह डर जाते हैं और मिलकर दगड़ू को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। रात में एक नकाबपोश दगड़ू के कमरे में घुसकर उस पर चाकुओं से हमला करता है, लेकिन तभी लाइट जलती है और दगड़ू सही सलामत सामने खड्डा होता है। ये जूलियस और दगड़ू का प्लान था। नकाब के पीछे से निकलती है माया, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक दूसरा नकाबपोश पीछे से आकर माया को चाकू मारता है और भागने लगता है। जूलियस उसे पकड़ डीएच लेता है। बिडू एक जोर का पंच जड़ेजता है और नकाब उतर जाता है। कातिल का चेहरा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं, जलाभूषण अभिषेक बच्चन होता है। जलाभूषण कबूल करता है कि उसने और माया ने मिलकर ये सारी साजिश रची थी। सब हैरान परेशान खड़े रीढ़े ही होते हैं। ठीक वैसे ही पार्ट बी में जैसे ही नकाब हटता है, उसके पीछे से बाहर आता है फरदीन खान यानी देव। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक दूसरा नकाबपोश पीछे से आकर देव को चाकू मारता है और भागने लगता है। जूलियस उसे पकड़ खींच लेता है। बिडू एक जोर का पंच झड़कता है और नकाब उतर जाता है। कातिल का चेहरा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं, जलाभूषण अभिषेक बच्चन होता है। कि तभी शिप की छत पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। उसमें से शाही अंदाज में उतरता है एक हैंडसम शख्स, असली झोली बॉबी देओल। वो बताता है कि वो पहले से ही 178 बिलियन पाउंड का मालिक है और उसे इस छोटी मोटी 69 बिलियन पाउंड की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहता है कि ये दौलत आप सब आपस में बांट लें। ये सुनते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। दगड़ू दादा माया और जलाभूषण को गिरफ्तार कर लेता है। बिडू और बाबा को उनकी नौकरी और सम्मान वापस मिल जाता है और इस तरह कंफ्यूजन, कॉमेडी और क्राइम से भरी इस रोलर कोस्टर राइड का एक शानदार हैप्पी एंडिंग के साथ अंत होता है। तो दोस्तों, यह थी हाउसफुल 5 की पूरी और विस्तृत कहानी। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ। धन्यवाद।